ओके, सो जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है दैट इज हार्ट फिजियोलॉजी। इसमें सबसे पहले आपके पास आता है हार्ट का स्ट्रक्चर। उसमें आपने देखना होता है कि हार्ट का साइज किस, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग ना एफएससी लेवल से ही शुरू से पढ़ते आ रहे हो। ये शुरू वहां से करेंगे, देन हम प्रोग्रेस करेंगे टू द मोर कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका जो हार्ट है दैट इज द साइज ऑफ फिस्ट। अगर आप अपनी मुट्ठी बंद करते हो उस साइज का होता है। होलो कोन शेप मस्कुलर ऑर्गन होता है। इसका काम क्या होता है कि इसने ब्लड को पंप करना होता है इन योर एंटायर बॉडी। अब ये कनेक्टेड होता है थ्रू वेसल्स, वेन और आर्टरीज। उसके वेन्स के थ्रू इस तक ब्लड आता है डीऑक्सीनेटेड, और आर्टरीज के थ्रू ब्लड लीव करता है हार्ट, और वो बाकी आपकी सारी बॉडीज में आर्टरीज के थ्रू जो है सप्लाई होता है। नेक्स्ट इसका वेट आता है। ये कुछ चीजें होती हैं जो आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट होती है। 250 to 350 मिलीग्राम इसका वेट है। अब इसकी जो लोकेशन की अगर हम बात करें ना, तो आपकी जो थोरैसिक कैविटी है उसको हम लंग्स के दरम्यान की जो स्पेस है ना, हम उसको मेडियास्टिनम कहते हैं, राइट। अब मेडियास्टिनम क्या है कि वो स्पेस को ना आगे कैटेगराइज किया हुआ है। एक सुपीरियर है, इंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर। तो जो हार्ट की लोकेशन आती है वो आपके मिडल मेडियास्टिनम में आती है। तो मेडियास्टिनम वो प्लेस है जो आपके थॉरैक्स कैविटी को हमने डिवाइड किया हुआ है एक स्पेस को, कि उसके अंदर कौन कौन सी लोकेशन में क्या का ऑर्गन जो है वो लोकलाइज्ड है। नेक्स्ट इसकी लोकेशन में है कि अगर आप फाइंड करो तो सेकंड रिब से लेके फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, यानी हम लोग सेकंड रिब से शुरू करेंगे और फिफ्थ जो स्पेस आएगी यहाँ तक फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस तक ये जाएगा। अगर यहाँ पर ना फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में आपको लेफ्ट साइड के ऊपर ये एपेक्स नजर आता है, हार्ट का जो स्ट्रक्चर है उसमें ये बेस बनती है, एंड दैट इज द एपेक्स। जो एपेक्स है, अगर आप अपने फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस को लोकेट करो और वहां पे आप स्टेथोस्कोप रख के देखते हो तो आपको एक बहुत स्ट्रांग बीट फील होती है जिसको हम एपेक्स बीट बोलते हैं, जो कि जिस पॉइंट पे होती है वहां पे एपेक्स टच कर रहा होता है आपकी जो बॉडी वॉल है उसको। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो उसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। नेक्स्ट कुछ इसके डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं कि जो स्केलेटल और कार्डिक मसल का डिफरेंस है या उसमें क्या चीजें कॉमन है हमने वो बतानी होती है। अब अगर हम बात करें स्केलेटल और कार्डिक मसल में सिमिलर क्या है, तो दोनों के सेल्स स्ट्राइएटेड होते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो कार्डिक मसल्स है ना उसके अंदर इंटरकलेटेड डिस्क्स होती हैं। जो कार्डिक मसल है वो एज ए सिंसीशियम एक्ट कर रहा होता है। अब जो इंटरकलेटेड डिस्क है ना, सबसे पहले उसमें एक जो फीचर है ये कि उसमें रेजिस्टेंस जो आती है ना, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वो बहुत कम होती है। तो अगर लेट्स से एक सेल में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, अब दूसरे सेल में उसके लिए जाना बहुत इजी है क्योंकि उसको दरम्यान में रेजिस्टेंस कम मिल रही होती है। फिर सेंसेशियम क्या होता है कि जो फाइबर्स है ना वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, कि अगर एक सेल को एक्शन पोटेंशियल मिला है तो वो रैपिडली स्प्रेड कर जाता है सेल टू सेल। इस चीज को सेंसेशियम बोलते हैं। तो जो कार्डिक मसल दैट इज सेंसेशियम। फिर आता है कि जो एट्रियोवेंट्रिकुलर जंक्शन है ये स्लोली कंडक्ट करता है इम्पल्सेस आपके ना। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा जूम इन करें, अच्छा अब आपका होता क्या है कि आपका हार्ट का ना अपना कंडक्टिंग सिस्टम होता है। उसके अंदर ऐसे नोड आता है। कंडक्टिंग सिस्टम को हम अलग भी पढ़ते हैं। आपका हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। दो राइट पे होते हैं और दो लेफ्ट पे होते हैं। अब राइट और लेफ्ट पे एक एट्रिया एक वेंट्रिकल, देन लेफ्ट पे भी एक एट्रिया एक वेंट्रिकल। तो टोटल दो एट्रिया होते हैं, दो वेंट्रिकल्स होते हैं। ये हार्ट का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। जो आपके पास ये राइट साइड पे एट्रियम नजर आ रहा है ना, यहाँ पर सुपीरियर और इंफीरियर वेना के पास से डीऑक्सीजेटेड ब्लड एंटर करता है। ये पास होगा आपके राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल इसको लंग्स के पास भेज देगा, लंग्स से ये ऑक्सीजनेट होके वापस आएंगे आर्टरीज आपकी जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं उसके थ्रू लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम से फिर अगेन ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और वेंट्रिकल से इसको एओर्टा के अंदर पंप करेंगे, और एओर्टा से ये पूरी बॉडी के अंदर डिफरेंट आर्टरीज के थ्रू चला जाता है। ये एक जनरल सी चीज है। अगर हम बात करें कि जो आपके कार्डिक मसल्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज इसके पास जो स्पेशल मतलब जो डिस्टिंग्विशिंग है, जो स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले है कंडक्टिविटी। जैसे हम स्केलेटल मसल्स के बारे में पढ़ते हैं ना कि वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, प्रोपोगेट करते हैं। उनकी एबिलिटी होती है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जब आएगी तो वो उसको प्रोपोगेट करेंगे। तो कार्डिक मसल्स की भी प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। सेकंड है ऑटोमेटिसिटी। ऑटोमेटिसिटी क्या है कि ये चीज़ ना आप लोग नोट भी कर लेना कि आपका हार्ट आपके ब्रेन के डेवलपमेंट से पहले बीट करता है। यानी अगर हम एम्ब्रियोनिक लाइफ की बात करते हैं ना, तो आपका जो हार्ट है वो थर्ड वीक के अंदर अपनी एक्टिविटी शो करता है, और उस वक्त तक आपका नर्वस सिस्टम भी डेवलप नहीं हुआ होता।
नर्वस सिस्टम को 7th वीक ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, तब उसकी डेवलपमेंट होती है। तो आपका हार्ट जो है वो खुद से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है, इसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिसिटी, कि ऑटोमेटिकली विदाउट आपके सेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सिग्नल्स के उसमें एबिलिटी है कि वो जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करके अपना एक्शन परफॉर्म कर सकता है। अगर हम बात करें कि नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट की, तो दैट इज 7th वीक, और इस वजह से हम इसको बोलते हैं मायोजेनिक होता है जो आपको कार्डियक सेल है ना, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उसके पास एबिलिटी है कि वो अंडरगो डीपोलराइजेशन। सेकेंड चीज जो इसके साथ ही आती है रिदमिसिटी। उसमें क्या होता है कि हार्ट का जो फंक्शन है ना वो एक रिदमिक पैटर्न में काम कर रहा होता है। पहले वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल बाद में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो एक रिदम के साथ ही काम चल रहा होता है। और ये इतना स्पॉन्टेनियस डिपोलराइजेशन होती है जो रेगुलर इंटरवल के साथ चल रही होती है। इसलिए हम इसकी प्रॉपर्टी को, ऑटोमेटिसिटी और रिदमिसिटी को जो है ना वो साथ साथ लिखते हैं। देन आता है एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी क्या है कि चाहे स्टिमुलस केमिकल हो, मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो, हार्ट के जो मसल्स हैं वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। देन फोर्थ आपके पास है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब है कि जो हार्ट के फाइबर्स है ना उनमें ये एबिलिटी है कि वो शॉर्ट हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को कॉन्ट्रैक्टिलिटी कहते हैं। और ये किस वजह से होता है कि इसके भी मसल्स के जो स्ट्रक्चर है ना उसके अंदर एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं। तो अगर आपको स्केलेटल मसल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर याद हो, उसके अंदर एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट थे। जब वो पास ओवर करते थे तो उस स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट करता था। सिमिलरली जब यहाँ पर भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, देन हमारे पास रिफ्रैक्टरी पीरियड आता है। अब रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है कि अगर एक सेल है, आप उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स उसके अंदर जनरेट हुई और उसको आपने डीपोलराइज कर दिया, ठीक है। एक इम्पल्स से वो डीपोलराइज हो गया है। अब एक टाइम आएगा जहां पे उसका रेस्ट का टाइम है, जब उसने दोबारा से रीपोलराइज होना है। उस टाइम में अगर मैं दोबारा स्टिमुलस अप्लाई करूंगी, उस टाइम के दौरान ही जब वो रिलैक्स अभी कम्प्लीटली नहीं हुआ, अगर मैं दोबारा स्टिमुलस अप्लाई करूंगी तो ये नया वाला स्टिमुलस इसको दोबारा से एक्टिवेट नहीं कर सकता, दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा सकता। इस पीरियड को बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब इसमें ना आगे दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक है रिलेटिव और एक है एब्सोल्यूट। जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड है ना, उसमें आप चाहे जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग सेकंड स्टिमुलस दे दो, जब तक फर्स्ट स्टिमुलस के बाद सेल मसल को जो सेल है वो को रिलैक्स नहीं कर जाता, तब तक दोबारा से इम्पल्स उस पर एक्ट नहीं कर सकती। लेकिन जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है उसमें है कि अगर आप पहले स्टिमुलस से स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस सेकंड टाइम दे दो ना, तो जो आपका मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो हार्ट के पास ये एबिलिटी है कि उसका जो रिफ्रैक्टिव पीरियड है ना, जो एब्सोल्यूट वाला है, वो थोड़ा लंबा होता है एज कम्पेयर टू अदर स्केलेटल मसल्स। अब उसमें क्या होगा, इसका फायदा क्या होता है, एक तो हम नेक्स्ट पूरी डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन अभी इसका फायदा क्या है कि अगर एक इम्पल्स आती वो कॉन्ट्रैक्ट करवाती और रिलैक्सेशन का टाइम ना मिलता है, दूसरे इम्पल्स ना आके दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करवा देती, तो आपके जो हार्ट के मसल है ना वो टेटनी में ही चले जाते हैं। यानी वो इतनी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में चले जाते हैं कि रिलैक्सेशन का टाइम उसको ना मिलता है। और अगर रिलैक्सेशन नहीं होगी हार्ट के अंदर, तो उसके अंदर ब्लड की जो फिलिंग है वो कैसे होगी। और इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आपका हार्ट जो है वो नॉर्मली काम नहीं कर पाता, उसको फिलिंग का प्रॉपर टाइम नहीं मिलता, देन वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको फायदा नहीं होता, क्योंकि फिल हुआ नहीं है, अगेन सिर्फ मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही रहते। तो इस टेटनिंग को प्रिवेंट करने के लिए आपका जो हार्ट के सेल्स हैं उसके अंदर रिफ्रैक्टिव पीरियड एज कम्पेयर टू स्केलेटल मसल्स लंबा होता है। देन ऑल और नन लॉ में क्या है कि सिंस हमने पढ़ा है कि एक सेंसेशन के तौर पे काम कर रहा है, कि अगर एक स्टिमुलस आता है वो एक सेल को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, देन वो सारा इम्पल्स जो है वो सारे के सारे सेल्स के अंदर ट्रांसमिट होता है। या तो सारे कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इट्स ऑल और नन। ये हम लोगों ने स्केलेटल मसल्स में भी पढ़ा था कि या तो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हार्ट में भी ऐसे होता है, कार्डियक मसल्स में भी ऐसे होता है कि इट्स आइदर ऑल मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग या कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता। देन आपके पास आता है एक्शन पोटेंशियल इन कार्डियक मसल्स। अब कार्डियक मसल का जो एक्शन पोटेंशियल है ना, दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर मसल्स जब हम स्टडी करते हैं। अब उसमें क्या चीज़ है, हमारे पास ना कुछ सर्टेन फेजेस आते हैं। फेज 0 है, 1 2 3 4। अब इसके अगर हम इसको स्टडी करें तो इसमें क्या होगा, जीरो फेज के अंदर डीपोलराइजेशन हो रही होती है। आपने जब ये चीज स्टडी करनी है ना, तो इसके अंदर आयनिक बेसिस भी होती हैं, आप उसको अलग से पढ़ोगे। और वैसे इलेक्ट्रिकल के ये जो ग्राफ आपके सामने दिया हुआ है ना वो अलग से पढ़ोगे। जो फेज 0 है उसके अंदर क्या है कि यहाँ हम यहाँ से शुरू करते हैं, लेट्स से यहाँ पर, ठीक है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक चीज होती है,
जहाँ पर आपका जो मसल है ना वो रेस्ट पर होता है। तो इसकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज -85 टू -90 मिली वोल्ट्स, यानी इस मिली वोल्ट्स पे, इस वोल्टेज के ऊपर आपका हार्ट का जो मसल्स है ना वो रिलैक्स होंगे। इसके बाद क्या होगा कि आपके इम्पल्स आई, हार्ट के मसल्स के बाद इम्पल्स आएगा। वो इम्पल्स जनरेट होती है ऐसे नोड से। इम्पल्स ने आना है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को ओपन करना है और सोडियम का इनफ्लक्स होना है फास्ट। यहाँ पर देखो ये फास्ट इनफ्लक्स होगा सोडियम का, तो आपका ये जो बिल्कुल जीरो, ये -85 टू 90 मिली वोल्ट से बिल्कुल शूट कर जाएगा ऊपर। तो एक रैपिड डीपोलराइजेशन की स्टेट होती है। इसमें क्या करेगा कि मसल्स जो है ना वो एक्साइट हो गया है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट के अंदर है। तो इसमें आपने नोट किया कि वोल्टेज गिरिड सोडियम चैनल्स के ओपनिंग हुई और इनफ्लक्स होगा सोडियम का। देन एक फेज आती है दिस फेज वन विच इज पार्शियल। ये देखो यहाँ तक डीपोलराइजेशन होती है, जब नीचे आता है ना तो ये रीपोलराइजेशन हो रही होती है। तो ये पार्शियल रीपोलराइजेशन है, ये कंप्लीट नहीं हुई बल्कि इतनी सी हुई है, पार्शली। अब इसमें क्या होता है कि आपके ना जो पोटेशियम चैनल्स है ना, ट्रांसिएंट पोटेशियम चैनल्स वो ओपन होंगे। उसकी वजह से पोटेशियम का इफ्लक्स होगा। पोटेशियम जो है ना आउट ऑफ द सेल मूव करेगा। जब सेल के अंदर नेगेटिविटी होती है वो रिलैक्स होता है, जब सेल के अंदर पॉजिटिविटी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसीलिए जब सोडियम इनसाइड द सेल जाता है तो वो डिपोलराइज स्टेट में चला जाता है, वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में चला जाता है। लेकिन अगर हम पोटेशियम को चैनल्स ओपन कर दें और पोटेशियम का आउटफ्लक्स हो जाए, अगेन सेल के अंदर नेगेटिविटी आएगी और सेल जो है वो दोबारा से रीपोलराइज होना शुरू हो जाएगा। तो पोटेशियम के इफ्लक्स से ये हुआ, लेकिन वो पार्शियली ओपन हुए तो पार्शियल पीरियड के लिए हुआ। इसके साथ साथ जो सोडियम चैनल्स थे उनकी इनएक्टिवेशन भी हो गई, तो यहाँ पे दो चैनल्स ने काम किया। थर्ड आपके पास ये वाला फेज आता है जहाँ पे रिलेटिवली एक बिल्कुल स्टेडी स्टेट आती है कि वहां पर ना रीपोलराइजेशन नहीं हो रही है। इसको हम बोलते हैं प्लेट्यू फेज। अब प्लेट्यू फेज के अंदर आपके कैल्शियम का रोल आता है। अभी तक हम लोगों ने दो आइंस पढ़े थे, सोडियम और पोटेशियम। थर्ड के अंदर आपका कैल्शियम का रोल आता है। प्लेट्यू फेज के अंदर क्या होगा कि आपके एल टाइप कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे, वो कैल्शियम को का इनफ्लक्स करवाएंगे। और साथ साथ पोटेशियम के जो चैनल्स हैं वो भी, जो जिसकी वजह से पोटेशियम आउटवर्ड जा रहा था, उसकी भी क्लोजिंग हो जाती है। राइट, यहाँ पे थर्ड फेज के अंदर कैल्शियम चैनल्स हो गए। जो आपका फेज टू है प्लेट्यू फेज, वहां पर अब प्लेट्यू फेज में जब कैल्शियम चैनल्स क्लोज हो जाएंगे, आपका रिपोलराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। रिपोलराइजेशन यहाँ तक, ये फेज थ्री में रिपोलराइजेशन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो कैल्शियम चैनल्स थे वो क्लोज हो गए हैं, अब उसका इनफ्लक्स नहीं हो रहा। और फेज थ्री में इसके साथ साथ होता है कि आपको जो कैल्शियम एक्टिवेट, अब ना यहाँ पर पोटेशियम चैनल्स अगेन ओपन होंगे, लेकिन दो टाइप के पोटेशियम चैनल्स होते हैं, एक वोल्टेज गेटेड और एक कैल्शियम एक्टिवेटेड। यानी कैल्शियम की प्रेजेंस में एक पोटेशियम चैनल्स एक्टिवेट होंगे और दूसरा वोल्टेज की वजह से होंगे। यहाँ पे अगेन पोटेशियम चैनल्स की ओपनिंग हुई, पोटेशियम चैनल्स का आउटफ्लो हुआ, आउटफ्लक्स हुआ, ईफ्लक्स हुआ, पोटेशियम बाहर निकल गया सेल के अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर अगेन नेगेटिविटी आई और वो रिलैक्स हो गया। देन फोर्थ फेज जो आपका होता है दैट इज रेस्टिंग फेज। अब फोर्थ फेज में क्या है कि अगेन आपका जो पोटेंशियल है ना वो -90 मिली वोल्ट तक ड्रॉप कर जाता है। तो सेल जो है वो रेस्टिंग स्टेज में, वो रिलैक्स स्टेज में चला जाता है। तो दिस इज द बेसिस, आयनिक बेसिस ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन कार्डियक मसल्स। ये आपको क्वेश्चन ऐसे आता है अपने ग्राफ के साथ, ये सारे का सारा आपने एक्सप्लेन करना होता है कि कौन सा चैनल किस टाइम पे ओपन हो रहा है, उसका इनफ्लक्स है या ईफ्लक्स है। देन आपके पास आता है कार्डियक साइकिल। अब कार्डियक साइकिल क्या है, हमारे पास हार्ट की जो पंपिंग एक्टिविटी है, क्योंकि हम लोगों ने बताया वो एक सीक्वेंस में चलती है। जितने भी इवेंट्स एक हार्ट बीट से लेके दूसरे हार्ट बीट तक तो होते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। अब इसके अंदर क्या होगा कि सबसे पहले आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, देन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कंप्लीट कार्डियक साइकिल का जो आपका ड्यूरेशन होता है, जो आपका टाइम रिक्वायर्ड होता है, दैट इज 0.83 सेकेंड्स। और एक मिनट के अंदर आपका हार्ट 72 बीट्स, मतलब 72 टाइम्स बीट करता है। अब डायस्टली और सिस्टली आपके पास दो टर्म्स होती हैं। जब आपके पास रिलैक्सेशन का पीरियड आता है हम उसको डायस्टली कहते हैं, और जब आप कंट्रैक्शन का पीरियड आता है हम उसको सिस्टली कहते हैं। देन जो लास्ट चीज यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज कि आपका जो एट्रिया है ना, अच्छा ये जो ऊपर वाले चैम्बर्स आपको छोटे वाले नजर आ रहे हैं ना, दीज आर एट्रिया। जो नीचे बड़े वाले चैम्बर्स नजर आ रहे हैं, दीज आर वेंट्रिकल्स। जो आपका एट्रिया है ना वो एज अ प्राइमरी पंप काम कर रहा होता है। प्राइमरी पंप काम करने का मतलब क्या है कि इसमें जो ब्लड फिल होगा ना पूरी बॉडी से, आपके पास जो ब्लड है वो राइट एट्रियम के अंदर आता है। राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किए बगैर ही 80% ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर पास कर देते हैं। बाकी 20% ब्लड है वो कॉन्ट्रैक्शन से होता है। ठीक है, तो अगर एट्रिया के अंदर
कोई ना कोई एट्रिया के मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी के अंदर कोई इशू है, तब भी 80% ब्लड तो बगैर कॉन्ट्रैक्ट किए ही जा रहा है। इस वजह से जो आपका एट्रिया की जो डिसफंक्शनिंग है ना, उसको डिटेक्ट करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्शन के बगैर भी आपके वेंट्रिकल्स में 80% ब्लड जा रहा है और वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आती है, उसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि बाकी का सिर्फ 20% एक बहुत 80 की निस्बत तो कम रेशो बनती है। तो एक बहुत कम रेशो में जो ब्लड है वो उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे डिपेंड करता है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा होता है। तो इस तरीके से प्राइमर पंप के तौर पे, प्राइमर पंप क्या है कि अगर ये पंप कंप्लीट कर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा ना, तब भी 80% ब्लड जो है वो पास कर जाएगा। और दैट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपका जो एट्रिया है उसका फंक्शन कैसे है और उसकी डिसफंक्शनिंग को डिटेक्ट करना मुश्किल कैसे होता है। क्योंकि अगर उसकी डिसफंक्शनिंग हो भी गई है तो सिर्फ उस टाइम पे सिम्टम्स आपको शो होंगे अगर आप उस पेशेंट को बोलते हो कि वो स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस करे। वो एक्सरसाइज करने के बाद कुछ हार्ट फेलियर के जो एक्यूट साइंस होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, जैसे उसके जो सांस है वो फूलना शुरू हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल एक्टिविटी अगर वो करता रहता है तो वहां पर आपको कोई भी ऐसा डिसफंक्शन का जो सिम्टम है वो अपीयर नहीं होगा। इसी को कार्डिक साइकिल के इवेंट्स को अगर हम पढ़ें तो ये आपके पास एक लंबा सा फिनोमेना है और इस पे एक लंबा सा क्वेश्चन भी आता है। अब इसमें हमने ना इन फेजेस को याद रखना होता है कि कार्डिक साइकिल में बेसिकली हो क्या रहा है। कार्डिक साइकिल में सबसे पहले आइसोवोलमिक रिलैक्सेशन होती है। रिलैक्सेशन में क्या होगा, लेट्स से हमने शुरू किया कि हार्ट ने एक दफा कॉन्ट्रैक्ट कर दी है। अब कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसका फर्स्ट पीरियड आता है कि उसने रिलैक्स करना है, और रिलैक्सेशन को हम लोग कह रहे थे कि ये डायस्टली वाला पीरियड होता है, राइट। अब उसमें क्या होगा कि 0.03 टू 0.06 सेकेंड्स तक जो आपका वेंट्रिकल्स है ना उसने रिलैक्स करना है। सिस्टली के एंड पे वेंट्रिकल रिलैक्सेशन बिगिन सडनली, जो कि अलाउ करती है कि राइट और लेफ्ट साइड पे जो प्रेशर है ना वो डिक्रीज करे ताकि फिलिंग अब यहाँ पे हो। तो इसका ड्यूरेशन आपने नोट करना है, 0.03 टू 0.06 सेकेंड्स तक वो रिलैक्स करेगा। इसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर गए एक दफा कंप्लीट। रिलैक्सेशन के बाद इसकी फिलिंग शुरू हो जाएगी। सेकेंड फेज में रैपिड फिलिंग होगी। 70% ब्लड एट्रिया से रैपिडली ड्रॉप कर जाएगा नीचे वेंट्रिकल्स के अंदर। ये हो गया रैपिडली। देन एक स्लो फिलिंग होगी वेंट्रिकल्स की, तकरीबन 10 to 15% जो ब्लड है एट्रिया से वो करेगा अगेन वेंट्रिकल्स में। लेकिन ये स्लो वाला टाइम होगा। इस स्लो फिलिंग को, जिसमें 10 to 15% फिलिंग होनी है, उसको हम डायस्टेसिस बोलते हैं। ये आपको थर्ड फेज नजर आ रही है। ये हो गया। देन इसके बाद आपका जो एट्रिया है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे प्राइमरी पंप में, तो एट्रिया ने पहले 70 और फिर 10 तो 80% ब्लड वैसे ही पास कर दिया वेंट्रिकल्स में। लेकिन बाकी जो कंट्रैक्शन है वो बाकी का 20% पास ऑन करेगी। ठीक है, अब एक्सरसाइज अगर आप कर रहे होते हो ना तो वो इस फ्रैक्शन को भी इंक्रीज कर देती है, उसको 40% कर देती है। अब एट्रिया की सिस्टली होगी, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन के बाद एंड पे सेकेंड लास्ट जो स्टेप होगा वो क्या, आपका वेंट्रिकल जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा। लेकिन अभी सिर्फ उसके अंदर प्रेशर जनरेट हो रहा होगा, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी टोन, उसकी टेंशन इंक्रीज कर रही होगी। इस चीज को हम बोलते हैं आइसोवोलेमिक कॉन्ट्रैक्शन, यानी उसके अंदर का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज नहीं किया, सिर्फ उसके अंदर प्रेशर जनरेट हुआ है जो कि 0.02 टू 0.03 सेकेंड तक रहता है। इसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी एंड लास्ट जो आपका फेज आता है वो इजेक्शन का फेज आता है, कि आपका जो वेंट्रिकल है वो एम्प्टी हो जाता है, वो सारा ब्लड जो है वो पास कर देता है। जो आपका राइट वेंट्रिकल है ना वो पास कर देगा आपके पल्मोनरी वेसल्स को, वो लंग्स के पास जाएगा, और जो आपका लेफ्ट वाला है वो पास कर देगा एओर्टा को, एंड देन वो आपकी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से इवेंट जो है वो कार्डियक साइकिल ये इस सीक्वेंस में चल रहे होते हैं। इसके अलावा ये जो आपको साथ में एक ग्राफ सा नजर आ रहा है, इसके अंदर तीन चीजें आपको डिस्क्राइब की हुई हैं। एट्रिया का, वेंट्रिकल का और एओर्टा का प्रेशर। जो आपको ऊपर रेड कलर की लाइन नजर आ रही है ये एओर्टा का है। जो आपको ये ग्रीन वाली लाइन नजर आ रही है दिस इज फॉर वेंट्रिकल्स, और ये जो ऑरेंज है दिस इज फॉर एट्रिया। ठीक है, तो एट्रिया, वेंट्रिकल और सबसे ऊपर जो रेड वाला है वो एओर्टा का। अब इसमें क्या है कि हर इवेंट के साथ ना इसके चेंजेस, बेसिकली इसकी प्रेशर चेंजेस बताना है कि अगर वाल्व क्लोज हो रहा है तो उसका एक प्रेशर जंप करेगा। अब अगर हम सबसे पहले वेंट्रिकल की बात करें तो यहाँ पर फिलिंग हो रही थी, इस लाइन को आप फॉलो करते जाओ, यहाँ पर फिलिंग हो रही थी। फिर वेंट्रिकल ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो प्रेशर एकदम से राइज किया, यहाँ पर सारा प्रेशर जो है वो कंप्लीट खत्म हो गया, और उसके बाद दोबारा उसकी रिलैक्सेशन का पीरियड शुरू हो जाता है।
इसी तरह अगर एट्रिया को करें तो एट्रिया में यहाँ प्रेशर जनरेट हुआ, प्रेशर जनरेट होने के बाद उसकी कंट्रैक्शन हुई, कंट्रैक्शन में एवी वाल्व की जब क्लोज होगा, प्रेशर ड्रॉप करके उसके बाद दोबारा राइज करेगा। उसकी फिर जब एट्रिया ने एम्प्टी होना होगा, उसका वाल्व ओपन होगा एंड अगेन प्रेशर चेंज आएगा। इस तरह अयोटा के अंदर जब ब्लड पंप किया जाएगा उसका प्रेशर रेज करे, लेकिन जब वाल्व क्लोज हो गया, जब अच्छा ये होता है एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में ना वाल्व्स होते हैं। वाल्व क्या बेसिकली एक ऐसी ओपनिंग या ऐसी क्लोजिंग कह लो कि उसने क्या करना है, एक ही साइड पे जो ब्लड फ्लो है ना उसको इंश्योर करवाना है। एट्रिया से डायरेक्ट ब्लड वेंट्रिकल्स में जाता है। आपको जो राइट एट्रिया और वेंट्रिकल होता है उसके दरमियान में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, जो लेफ्ट वाला है उसमें बाइकस्पिड वाल्व होता है। कस्प इसलिए कहते हैं कि उसके आप ऐसे समझ लो कि तीन विंग्स से बने होते हैं। तीन बने होंगे तो ट्राइकस्पिड बोलेंगे, दो बने होंगे तो बाइकस्पिड बोलेंगे। आपका जो लेफ्ट वाला है उस साइड पे बाइकस्पिड होता है, उस वाल्व को हम मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। जो आपके पल्मोनरी वेसल्स हैं या जो अयोटा है ना, उसके भी बिगिनिंग के अंदर जो वाल्व्स होते हैं उनको हम सेमील्यूनर वाल्व्स कहते हैं। तो जब अयोटा का सेमील्यूनर वाल्व क्लोज होगा उसमें प्रेशर ड्रॉप करेगा, देन प्रेशर वापस आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर ड्रॉप करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब वेंट्रिकल जो है उसके अंदर ब्लड पंप नहीं कर रहे, राइट। तो इसके कुछ प्रेशर चेंजेस उसने बताया हुए, एक्सप्लेन किया हुआ एट्रिया, वेंट्रिकल और अयोटा के अंदर। आपको जो क्वेश्चन आता है दैट यूजुअली कम्स ऑन इवेंट्स ऑन कार्डियक साइकिल, जो आप यहाँ पे लिखोगे, एक्सप्लेन भी करोगे और लास्ट में उसके साथ बता दोगे कि उसके अंदर इजेक्शन वाला लास्ट पॉइंट इसके अंदर आप ऐड कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कुछ बताया हुआ है कि फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म क्या होता है। अब ये एक ऐसा मैकेनिज्म है, इसमें ना रेगुलेशन बतानी है कि हार्ट की पंपिंग की रेगुलेशन कैसे हो रही होती है। अब सर्टेन आइंस भी इसको रेगुलेट, हार्ट की पंपिंग को रेगुलेट कर रहे होते हैं, या कुछ ऐसा मैकेनिज्म इसको पंप को रेगुलेट करा होता है, जैसे आपके पास एक उसके अंदर है फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म। अब ये है क्या कि जित अगर हार्ट के जो मसल्स है ना, जितनी फोर्स के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उतनी ही फोर्स वो, अगर अच्छा इसको इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक होलो सा ऑर्गन है जिसको हम हार्ट कह रहे हैं तब से, इसको मैं जितनी फोर्स से फिल करूंगी ये एम्प्टी होने के लिए उतनी ही ज्यादा फोर्स लगाएगा। अगर इसको फिल करते हुए मैंने कम फोर्स लगाई है, ये अपने आप को एम्प्टी करते हुए ये कम फोर्स लगाएगा। लेकिन अगर मैंने इसको फिल करते हुए ज्यादा फोर्स लगाई है, ज्यादा स्ट्रेच कर दिया है, तो इसने खुद को एम्प्टी करते हुए, खुद को खाली करते हुए, ब्लड को वापस पंप करते हुए भी उतना ही फोर्स लगानी है। अब इसका हम इसको अगर देखें प्रैक्टिकली क्या है कि लेट्स से आपका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, ठीक है, नॉर्मल से ज्यादा है, तो हार्ट के अंदर जब बॉडी से दोबारा ब्लड वापस आ रहा होगा हार्ट के अंदर, तो क्या होगा कि ज्यादा वॉल्यूम वापस आएगा। अगर उस टाइम पे ज्यादा वॉल्यूम वापस आया, हार्ट के मसल्स ज्यादा स्ट्रेच करेंगे, उस स्ट्रेच होने की वजह से जब हार्ट एम्प्टी होगा वो उसी फोर्स के साथ, उसी एक्सेस फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वो जितना भी ब्लड आया था वो वापस बॉडी की तरफ चला जाएगा, राइट। इसी तरह अगर कम होता ब्लड तो कम फोर्स लगती और वो कम फोर्स से दोबारा उसको इजेक्ट करता। तो ये क्या है कि रेगुलेट करा होता है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम कैसा है, उसकी फोर्स कितनी जनरेट हो रही है और हार्ट ने उसको रेगुलेट कैसे करना है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स होते हैं कि आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना, वो कैसे रेगुलेट करा होता है। जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसने हार्ट की पंपिंग को इंक्रीज करना होता है, और जो आपका पैरासिम्पैथेटिक है उसने हार्ट की पंपिंग को डिक्रीज करना होता है। जैसे होता है ना कि सिंपैथेटिक में हमने फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन होती है, तो उसके अंदर आपकी हार्ट की पंपिंग जो है वो इंक्रीज कर जाती है, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक के अंदर आपकी हार्ट की पंपिंग जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज कर जाता है। इसके अलावा दो आइंस हैं, एक कैल्शियम है और एक पोटेशियम। अगर बॉडी के अंदर हाइपरकेलीमिया यानी पोटेशियम लेवल ज्यादा है, वो भी हार्ट के रेट को स्लो कर देता है। लेकिन इसका ऑपोजिट इफेक्ट आता है हाइपरकैल्सीमिया का। अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल ज्यादा है तो वो आपके हार्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं। अब कैल्शियम की प्रेजेंस से हार्ट रेट इंक्रीज किस क्यों करता है, क्योंकि कैल्शियम की ना ये अपनी टेंडेंसी है कि वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, ठीक है, इनिशिएट करता है उनका कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोसेस। तो इसलिए हाइपरकैल्सीमिया में हार्ट रेट इंक्रीज, और हाइपरकेलीमिया में यानी पोटेशियम लेवल जब इंक्रीज करता है तो हार्ट रेट स्लो हो जाता है। फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म। और फोर्थ जो है वो आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें आपके पास सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है। देन आपके पास आ गया कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। अब कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट में क्या है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें नर्व इम्पल्स को
जनरेट करना है, इनिशिएट करना है एंड देन पास ऑन करना है। अब हमारे पास नर्व जो इसका कंडक्टिंग सिस्टम आता है उसके अंदर हमारे पास कंपोनेंट्स में एसए नोड, जिसको साइनो एट्रियल या साइनस नोड भी बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है साइनस नोड होगा। देन हमारे पास एट्रिया के अंदर ही कुछ ये तीन पाथ्स आपको नजर आ रहे हैं, ये इंटरनोडल एट्रियल पाथवे हैं। देन एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में एक नोड आपको नजर आ रहा है, ये ए वी नोड है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इससे आगे बंडल ऑफ हिस आता है, जिससे आगे पकिंज, ये बंडल ऑफ हिस जो है ना ये डिवाइड हो गया ब्रांचेस के अंदर, ब्रांचेस में डिवाइड होके ये दोबारा जो वेंट्रिकल के अंदर जा रहा है तो बिल्कुल छोटी छोटी सी ब्रांचेस दे रहा है, उस उन ब्रांचेस को हम बोलते हैं पकिंजी फाइबर्स या पकिंजी सिस्टम। तो हमारे पास इसकी कंपोनेंट्स में सबसे पहले आता है एसए नोड, देन इंटरनोडल एट्रियल पाथवेज, देन एवी नोड, फिर आपके पास बंडल ऑफ हिस और उसकी दो, ये दो ब्रांचेस जो आपको नजर आ रही हैं जो वेंट्रिकल्स में जाके पकिंजी सिस्टम देती हैं। तो ये इसके कंपोनेंट्स हैं जो पकिंजी सिस्टम तक लिखे हुए हैं। अब इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका होता है एसए नोड। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये वो नोड है जहां से आपके इम्पल्स ने जनरेट होना होता है, राइट। अब इसमें क्या है कि जो आपका एसए नोड है उसने डिस्चार्ज करने हैं इम्पल्सेस। इसके अंदर दो किस्म के सेल होते हैं, एक मॉडिफाइड कार्डियक मसल सेल्स और दूसरा पेसमेकर सेल्स। अब इसकी जो फेजेस, इसके जो डिफरेंसेस, इसमें जो आयनिक चेंजेस आते हैं ना वो कैसे है कि सबसे पहले आपका जो एसए नोड है, सब एक रेस्टिंग फेज हुई, -55 to -60 मिली वोल्ट ऐसे नोट की अब हम बात कर रहे हैं। पहले हम लोग कार्डियक मसल की बात कर रहे थे तो उसमें -85 कहा था, अब हम -55 to -60 मिली वोल्ट कह रहे हैं, जो कि हमारे पास आती है ऐसे नोट की। इस इन सेल्स को, ऐसे नोट के जो सेल्स हैं हम इनको पेसमेकर सेल्स भी कहते हैं। पेसमेकर सेल्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये नर्व जो इम्पल्स है उसको जनरेट कर रहे होते हैं। अब इसमें जो आयनिक चेंजेस आती हैं, इसमें क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर ना आपको एक ग्राफ छोटा सा बना के दिखाऊं मैं। इसका जो आयनिक बेसिस का अगर मैं बनाऊं ना यूं ग्राफ, तो क्या होता है, एक स्लो वाली फेज आती है, देन एक रैपिड वाली फेज आती है, अगेन डीपोलराइजेशन होगी, फिर स्लो फेज आएगी, फिर एक रैपिड फेज आएगी, डीपोलराइजेशन होगी, देन स्लो अगेन, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनता है जो उसके वोल्टेज के लिए बनाते हैं हम, ठीक है। अब इसमें जो स्लो फेज है ना इसको भी आगे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले आपके जो एसए नोड के सेल्स हैं वो सोडियम, वहां से ना बहुत लीकी होते हैं टू सोडियम, सोडियम आयंस। आपके सोडियम आयंस लीक करेंगे इनटू पेसमेकर फाइबर और स्लोली उसको डीपोलराइज करना शुरू कर देंगे, डीपोलराइज करना शुरू कर देंगे। सेकंड जो है आपके पास एच चैनल्स, या जिनको हम फनी चैनल्स बोलते हैं, ये वो चैनल्स हैं जहां से आपके सोडियम लीक कर रहा होता है इनटू द पेस मेकर, ठीक है। यानी नेगेटिव सेल था, नेगेटिविटी में रेस्टिंग पे होता है, अगर इसके अंदर सोडियम एंटर करेगा ये डीपोलराइजेशन की तरफ चला जाएगा। सबसे पहले इस पार्ट के अंदर आपके फनी चैनल्स या एच चैनल्स या एफ चैनल्स इनको बोलते हैं, सोडियम लीक इनटू द सेल, ऐसे नोट की बात हो रही है। सेकेंड जो पार्ट होगा इसका ये होता है आपके कैल्शियम, जो चैनल टी कैल्शियम चैनल्स होते हैं, टी टाइप कैल्शियम चैनल्स, ये क्या अलाउ करेगा कि कैल्शियम चैनल का इनफ्लक्स हो जाए, कैल्शियम इनटू द सेल एंटर हो जाए। यहाँ पे सोडियम, सेकंड पे कैल्शियम। थर्ड पे क्या होगा कि एल टाइप चैनल्स होते हैं वो कैल्शियम को अलाउ करते हैं टू एंटर इनसाइड द सेल। अब जो थर्ड फेस है, थर्ड है दिस वन, रैपिडली जब आपके एल टाइप चैनल्स ओपन करते हैं और वो अलाउ करते हैं कैल्शियम का इन्फ्लक्स, तो एक रैपिडली डीपोलराइजेशन स्टेट आ जाती है। डीपोलराइजेशन हो गई सारी, अब बारी आती है रीपोलराइजेशन की, ये जो ये वाला फेज है, राइट। इसमें क्या होगा कि आपके पोटेशियम की अगेन इफ्लक्स होना शुरू हो जाएगी और आपका जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल था, जो ऐसे नोड में जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल था वो अगेन नेगेटिविटी की तरफ आएगा, यानी अगेन रेस्टिंग लेवल की तरफ आना शुरू हो जाएगा। ये एक साइकिल कंप्लीट होगा, इसके कंप्लीशन के बाद अगेन वही सोडियम और कैल्शियम और फिर कैल्शियम के चैनल्स एंड देन पोटेशियम, अगेन फिर सोडियम कैल्शियम कैल्शियम पोटेशियम, इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है। और आपका जो ऐसे नोड है ऐसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके नेक्स्ट पास ऑन करता है
वो जो एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड है वो कॉन्ट्रैक्ट करवाता है आपके एट्रिया को, देन वेंट्रिकल्स को, और इस तरह पास हो जाता है। तो एट्रिया जो आपका एसए नोड है, दैट इज अ पेस मेकर, क्योंकि इसने आपके जो इम्पल्सेस हैं उसको जनरेट करना है, और उसी इम्पल्स के थ्रू जो है आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसका जो डिस्चार्ज रेट है दैट इज 70 to 80 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, इसका नॉर्मल जो रेट है दैट इज 70 to 80 टाइम्स पर मिनट। अगर किसी भी वजह से ऐसे नोड काम नहीं कर पा रहा, तो आपका नेक्स्ट जो एवी नोड है वो इम्पल्स जनरेट करेगा। एवी नोड का जो डिस्चार्ज रेट है दैट इज 40 to 60 टाइम्स पर मिनट। अगर आपका एवी नोड भी किसी वजह से काम नहीं कर पा रहा, तो आपका जो लास्ट पर किंजी सिस्टम रहता है वो इम्पल्स जनरेट करता है, और उसकी इम्पल्स की जो रेट होती है दैट इज 15 to 40 पर मिनट, अब टाइम्स पर मिनट। अब इसमें क्या है कि आपने ये वैल्यूज याद रखनी है क्योंकि एमसीक्यूज में भी आते हैं। अब हुआ क्या कि अगर एसए नोड के अंदर कोई खराबी आई तो एवी नोड ने कंडक्ट किया, लेकिन अब अगेन एवी में कोई खराबी आई तो परकिंजी करेगा। अब होता क्या है कि अगर परकिंजी तक जाते जाते आपका जो नेक्स्ट, लेट्स से आपका एसए ना खराब हो गया, किसी एक पेशेंट का एसए नोड जो है वो नॉर्मली वर्किंग नहीं है, फंक्शनल नहीं है, एवी नोड ने अब इम्पल्स जनरेट करनी है। अब एवी नोड को इम्पल्स जनरेट करते हुए 5 to 20 सेकेंड्स का टाइम लग गया है। या इसी तरह हम एग्जांपल ले लें कि एवी अगर फंक्शनल नहीं है प्रॉपर, और पकिंजी सिस्टम ने जो इम्पल्स जनरेट करनी है, तो उसको न्यू इम्पल्स को पिक करते हुए 5 to 20 सेकेंड्स का टाइम लगा है। इस दौरान आपके ब्रेन, अब ना 5 to 20 सेकेंड्स के दरम्यान कोई आपके पास इम्पल्स जनरेट नहीं हो रही, कोई भी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही, इस चीज को हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर एस्केप। उस 5 to 20 सेकेंड्स के दौरान जो आपका हार्ट, जो आपका ब्रेन है, उधर भी ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा। अब ब्लड सप्लाई ना जाने की वजह से क्या होता है कि जो आपका जो ब्रेन है ना, अगर उसको 4 to 5 सेकेंड्स के लिए ब्लड नहीं मिलता, तो पेशेंट क्या करता है, उसको वो बेहोश हो जाता है। ठीक है, लैक ऑफ ब्लड की वजह से वो फेंट कर जाता है। तो इस फेंटिंग वाला जो फिनोमिना है ना, उसको हम बोलते हैं स्टोक्स एडम्स सिंड्रोम। ये, अब इन चीजों में आपने जो दो चार चीजें याद रखनी है कंडक्टिंग सिस्टम के अंदर, वो ये कि आपका नॉर्मल पेस मेकर आपका एसए नोड होता है। अगर किसी वजह से ऐसे काम नहीं करा, देन आपका एवी नोड काम करेगा, और अगर वो नहीं करा तो पकिंजी सिस्टम जो है वो इम्पल्स जनरेट करेगा। अदर देन एसए नोड जो भी आपके पास पेसमेकर बनता है, हम उसको एबनॉर्मल पेसमेकर या एक्टॉपिक, ECTOPIC, एक्टॉपिक पेसमेकर कहते हैं। अब इसके अंदर आपके पास जो पेसमेकर बन रहा था वो पकिंजी सिस्टम बना था। पकिंजी को काम करने के लिए 5 to 20 सेकेंड्स का डिले हुआ, जिसके अंदर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, उसको हमने बोल दिया वेंट्रिकुलर एस्केप। उस दौरान पेशेंट क्योंकि फेंट कर गया, क्योंकि उसके ब्रेन को प्रॉपर सप्लाई नहीं जा रहा था ब्लड का, उस फेंटिंग वाले सिंड्रोम को हम बोलते हैं स्टोक्स एडम सिंड्रोम। अगर ड्यूरेशन ज्यादा हो जाता है, यानी इससे भी ज्यादा एक्सेस चला गया, तो क्या होगा कि इवन डेथ में आकर, तो इसलिए जो आपका सिस्टम है वो कोशिश करता है कि वो नॉर्मल ही रहे, ऐसे नोड ही जनरेट करे नेक्स्ट इम्पल्सेस को। नेक्स्ट आपके पास आता है नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब इसमें क्या है कि क्योंकि आपके देखो ना हार्ट के अंदर ये कितनी सारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, तो इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को अगर हम इलेक्ट्रोड्स के थ्रू आपकी बॉडी सर्फेस के साथ अटैच कर दें, और इन करंट जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, इस करंट को अगर हम मेजर कर लें, तो उस मेजर्ड जो हमारे पास आएगा करंट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो जैसे जैसे आपकी बॉडी के अंदर डीपोलराइजेशन की वेव हो रही होती है, इलेक्ट्रिकल इवेंट्स हैं, उनको हमने बस मेजर किया है, और उस मेजरमेंट को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब उसमें आपके पास जो कंपोनेंट्स बनते हैं वो क्या होगा, कि आपको साइड पे ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की एक डायग्राम नजर आ रही है। एक पी वेव बनता है, देन आगे एक डिप्सा है, ये क्यू है, एक राइज है ये आर, फिर अगेन डिप एस, QRS कॉम्प्लेक्स, फिर कुछ टाइम के बाद ये टी का एक आपको पीक से नजर आ रही है, तो टी वेव, P, QRS कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। तो आपके पास तीन चीजें आती हैं, और नॉर्मल एक ईसीजी को आप एज ए रेफरेंस यूज करते हो, कि अगर किसी पेशेंट के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी है, तो इस नॉर्मल के हम उसको कंपेयर करके एबनॉर्मेलिटी को फाइंड कर लें। राइट, तो अब सबसे पहले हमारे पास ये वेव्स आती किन टाइम पर हैं हमें पता होना चाहिए। एक तो ये कि इसकी इंपॉर्टेंस वैसे आपको पता हो क्या है, और दूसरा ये कि आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके एमसीक्यूज के अंदर आती हैं चीजें, कि जो पी वेव है वो डीपोलराइजेशन, जब एट्रिया की डीपोलराइजेशन है ना, यानी एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, जस्ट बिफोर दैट आपकी पी वेव अपेयर होती है।
होती है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तब अपेयर होता है जब आपके वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, उससे पहले, बिल्कुल उससे पहले क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा। थर्ड जो आपके पास चीज आती है, वेंट्रिकल्स की रिलैक्सेशन का टाइम है, वेंट्रिकल्स की रीपोलराइजेशन का टाइम है, तब अपेयर होती है टी वेव। तो ये तीन चीजें हैं, पहली एट्रिया के लिए है, एट्रिया की डीपोलराइजेशन, एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन। सेकेंड आपके पास क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है जो कि वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन, और देन आपके पास टी वेव की रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स पे आती है, यानी आपकी जो टी वेव है उसकी रिलैक्सेशन के टाइम पे। देन इसी को आगे हम थोड़ा सा कंटिन्यू करें कि अब नॉर्मल वोल्टेजेस कब आएंगी, वोल्टेज इंक्रीज कब कर सकती है, डिक्रीज कब कर सकती है, क्यूआरएस के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी कब आ सकती है। अब उसमें क्या है, ठीक हो गया, इसमें ना कुछ आपके पास वैल्यूज हैं, वो आप लोग नोट कर लेना। जो आपका पी वेव है ना, उसकी वोल्टेज होती है 0.1 टू 0.3 मिली वोल्ट्स, और ड्यूरेशन इज 0.12 सेकेंड्स। क्यूआरएस का वोल्टेज इज 1 टू 1.5 मिली वोल्ट्स, और ड्यूरेशन इज 0.08 टू 0.1 सेकेंड्स। और टी वेव के वोल्टेज इज 0.2 टू 0.3 मिली वोल्ट्स, एंड ड्यूरेशन इज 0.25 टू 0.27 सेकेंड्स। ये आप नोट कर लेना, वीडियो को दोबारा भी देख लेना उसको, लेकिन ये वैल्यूज ना इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि वो कंडीशन जहाँ पे एबनॉर्मल वोल्टेजेस हो जाती हैं क्यूआरएस। अच्छा, हम हर एक फैक्टर के अलग अलग पढ़ेंगे, पी में, क्यूआरएस में और टी में। जो पी वेव है ना, उसके अंदर एबनॉर्मलिटी, अभी यहाँ पे आपको एक गोल सा डूम शेप नजर आ रही है, ठीक है, लेकिन अगर एबनॉर्मल होती तो इसके अंदर आपको